हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में 3.1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। कुछ क्या, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आप लोगों को 3.1 एक्सरसाइज की बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि मैं आज आपका ये 3.2 लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दूं। इसी लेक्चर में हम एक 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लास्ट में, कि जो एग्जाम में आता ही आता है 3 मार्क्स का। तो आपको पूरा देखना है, समझना है अच्छे से कि कैसे कैसे बता रहा हूं मैं। कॉपी पेन उठा लेंगे और हाथ के हाथ नोट डाउन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए होंगे, जिनके पास क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं समझ सकता हूं, या जिनके पास बुक नहीं है तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहीं से अगर आपका 3.1 का एक क्वेश्चन फंस रहा होगा सेकेंड या थर्ड, तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि 10वीं क्लास के बच्चे कितने हैं, 10 हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज, वो मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। तो आपको लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, लेकिन क्विज में, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन कौन सा है बच्चों, ये ग्राफ से करना है। क्वेश्चन ने पहले लिख दिया था कि इसको ग्राफिकली करना है, यानी ग्राफिकली बताना है लड़के और लड़की कितनी संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे आप समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिखा यहाँ पर कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स मान लिया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, क्योंकि वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर 2 तो होने चाहिए, x और y। अब क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है, देखेंगे ध्यान से, कि कुल कितने बच्चे हैं बच्चों, 10। तो लड़के हैं x, लड़कियां हैं y, और कुल कितने बच्चे हो गए, 10। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपके पास यहाँ से जनरेट हो गई, एक ग्राफ तो ये बना देगा। दूसरा क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इक्वल टू क्या, कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 क्या हैं, ज्यादा हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी यहां से क्रिएट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को उठा के आप ग्राफ बनाइए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं x प्लस वाई इक्वल टू में 10 का, तो आप देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ बनाना मैंने कल ही आपको सिखाया था बहुत ही अच्छे से, और अगर आपको आता है तो आप मेरे बनाने से पहले आप खुद बना लीजिए। तो देखिए ध्यान से, x बराबर 10 है, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे y का मान कुछ भी रख दीजिए। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि y का मान सपोज आपने यहाँ पे 3 रख दिया, तो लिखेंगे ऐसे 3 रखने पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 10 माइनस 3 यानी कि 7 ऐसे। और फिर अगर यही इंग्लिश वाले लिखते हैं तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। अब हम कुछ और मान रख रहे हैं, y का मान इस बार मैंने मान लो 4 रख दिया, तो x क्या हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 माइनस 4 इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर आपने y का मान 4 रखा तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, ये रही दूसरी इक्वेशन, ये रही बच्चों y बराबर x प्लस 4। अब इसका भी तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तभी तो क्वेश्चन होगा आपसे। तो फिर आपने स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आप वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ पे आप x का मान रखते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, मान लो x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो y क्या आ गया, तो y आ गया 1 प्लस 4 इक्वल टू में 5 आ गया। क्लियर है। आपने पुट द वैल्यू ऑफ y जो इस बार, सॉरी वैल्यू ऑफ x जो है, पुट द वैल्यू ऑफ x इस बार आपने 2 रख दिया, तो आपने वैल्यू ऑफ x 2 रख दिया, तो y क्या आ गया, देखिए 2 प्लस 4 इक्वल टू में 6 आ गया। तो आप इस तरह से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाना है ये देखेंगे ध्यान से, और इस ग्राफ से ही इसका आंसर आएगा बच्चों। देखो इसके ग्राफ की वैल्यू से इसका आंसर आएगा, तो ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इजी है, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। बस आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन चाहिए चैप्टर का, तो क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लेंगे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए अब आपके पास हाईएस्ट क्या है, x में 7 और y में हाईएस्ट क्या है 6, तो उस हिसाब से आप यहाँ प्लॉटिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6
7 8। देखिए माइनस में तो हमारे पास है नहीं तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैंने ले लिया। प्लॉटिंग करते हैं, देखो x की वैल्यू 7 7 के पास गया, y की वैल्यू 3 3 सीढ़ी ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ गया। ये सबको प्लॉट करना आता होगा। फिर कहता है x की वैल्यू 6, देखिए 6 के पास गया, y की वैल्यू 4, तो 4 सीढ़ी ऊपर चले गए, तो ये प्लॉटिंग यहाँ पे हो गई, तो ये यहाँ पर आंसर आ गया। अब आप इसकी लाइन को इस तरह से कुछ खींच दीजिए, इस तरह से। मेरे पास ग्राफ नहीं है यहाँ पर एग्जैक्ट में, मैंने मन धड़ंग लिए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाए। ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर काट के वो अपने आप आंसर दे देगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब ये कुछ ग्राफ इस तरह से जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यूं करके कटा हुआ, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आए। देखिए ध्यान से, कोशिश रहेगी मेरा आंसर सही लाने की। इसने जो यहाँ पर काटा ना बच्चों, ये जो काटा है देखो ध्यान से, तो ये x है, तो x कितना है 3 और y कितना है 7, तो ये जो काट रहा है, तो बताइए x आपने किसे माना था, लड़कों को, y किसे माना था, लड़कियों को, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो ये प्रेजेंटेशन होती है बेटा ग्राफ। अगर इसी को ग्राफ से करना है तो ऐसे करना है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आगे हम आगे करेंगे 3.3 में तो अलग मेथड से करेंगे, 3.4 में अलग मेथड से करेंगे, 3.5 में अलग मेथड से करेंगे, लेकिन 3.2 आपसे क्या कह रही है, ग्राफिकली करना है। 3.1 में भी उसने क्या कहा था, ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली का मतलब आपको इस तरह से करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर इक्वेशन की नेम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरह से करना है। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है सेम वैसे ही है जैसे 3.1 में आपने बैट बॉल वाला देखा था, और जिन बच्चों को बैट बॉल वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे वो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। और एज वेल एज ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम वहां पर एप्पल और ग्रेप्स था। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, दोनों को मिलाकर आपने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 50 रुपए में। फिर कहता है दोबारा कि 7 पेंसिल है और 5 पेन है, दोनों को मिलाकर आपने 46 रुपए में खरीदा। तो बताइए 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया लेट, माना लेट द कॉस्ट ऑफ ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर पेन, यानी पहले पेंसिल को मानते हैं, पर पेंसिल यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज़, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे सिम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कितने पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी, 5 पेंसिल खरीदी। कितने पेन खरीदे, 7 पेन खरीदे। रुपीज़ कितने दिए, 50। तो इक्वेशन 1 बन गई बच्चों। सेम ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने कितने पेंसिल खरीदी, 7, तो 7x। कितने पेन खरीदे, 5 पेन खरीदा। कितने रुपीज़ दिए, 46। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इन दोनों को भी आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा आपकी तसल्ली के लिए, एक की इक्वेशन तो मैं निकाल ही देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, बहुत बच्चों को इस तरह में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर तो डबल वैल्यू आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने लिखा 5x इक्वल टू में 50, ये वैल्यू उधर चली गई तो हो गया माइनस का 7y। मैंने कहा था किसी एक वैल्यू को अकेला छोड़ना है, चाहे तो आप x को छोड़ लो, चाहे तो आप y को छोड़ लो। अब ये 5 कहाँ चला गया, इसके नीचे। अब यहाँ y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, सपोज आपने यहाँ पे y का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ वैल्यू ऐसे लाना बच्चों जो कट जाए, कभी कभी नहीं भी कटेगा तो परेशान नहीं होना। तो 50 में से 0 गया तो कितना है, 50 अपॉन में 5, तो कट के वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। क्लियर है यहाँ तक, ये देखिए वैल्यू 10 हो गई। अब फिर आपने यहाँ पे क्या किया, दोबारा y का मान रखा, पुट द वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, इस बार आपने 5 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रख दो। तो x की वैल्यू क्या आई, 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 5। तो देखिए ध्यान से, 50 माइनस 7 35 हो गया ये, अपॉन में 5। जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आया बच्चों, 15 आया, और बटे में 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब y की वैल्यू आपने 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई।
प्लॉटिंग तो आप कर लोगे। सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालनी है, सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको इसकी वैल्यू निकाल। ये 46 है, तो आपने कुछ भी कर लो, आप 7x को यहाँ रख लो, 46 इसको आप उधर ले जाइए, -5y। अब ये नहीं कि पॉइंट में आ जाएगा तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना ना, बहुत ही आसानी से, पॉइंट में हो या कुछ भी हो, हमें वैल्यू तो रखनी है ना, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसकी प्लॉटिंग तो आप बेटा खुद ही करना, मैं सिर्फ वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ y की वैल्यू रखते जाइए, आप कुछ भी रखो। अगर मैंने y की वैल्यू सपोज मान लो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 3 रखी, तो क्या हो जाएगा, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ 3, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, 3 रखी, तो देखिए x की वैल्यू क्या आई, 46 - 5 × 3/7। ये 46 तो ऐसे ही है, 5 3 जा 15 हो गया और अपॉन में 7, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है मुझे, 31/7। अब ये 31/7 तो कटता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट में ले लेंगे, पॉइंट में ले लेंगे। 7 4 जा 28, बचा कितना आपके पास, यहाँ पर 3 पॉइंट लगाओगे 0 मिलेगा, 7 4 जा 28। ये कहानी तो चलती रहेंगी, तो इसीलिए आप इसको 4.4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे फिर दोबारा देखिए, इस बार आपने पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y आपने क्या रखा, 5 रख दिया। कोई नहीं भैया, 5 रख दो, y की वैल्यू 5 रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 मल्टीप्लाई में -5 अपॉन में 5 अपॉन में 7 है, 46 - 25 अपॉन में 7। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 6 में से 5 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 2 अपॉन में 7। जब कट रहा है तो पूरा काट दो, नहीं कट रहा, पॉइंट में आया तो कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है, पॉइंट में लेके चलेंगे। तो इन वैल्यूज़ को आप अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे स्केल से और वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की। ये दोनों लाइन जहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा उसी पॉइंट से आप नीचे और साइड खींच देंगे। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ पॉइंट समझने हैं, कुछ बातें समझनी है आपको, कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना है। देखिए रूल क्या कहता है बच्चों, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, आपके पास 2 इक्वेशन लिखी हुई है ऐसे, a1x b1y प्लस c1 = में 0, एक तो ये रही, दूसरी लिखी हुई है a2x b2y प्लस c2 = में 0। ये 2 इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। अब उसने आपसे पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल है या ये कोइंसाइडेंट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली मेरी बात ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे अच्छे से, एकदम ध्यान से। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा बच्चों, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा हो गया a1 अपॉन में a2 यानी इनका प्रोपोर्शनेट बराबर b1 अपॉन में b2, प्रोपोर्शनेट बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे। सपोज यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 5/6 आ रहा है, तो बराबर नहीं होंगे, या यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ -1/2 आ रहा है, तो बराबर नहीं होंगे। तो आप इसको बोल देना कि ये इंटरसेक्ट करता है, हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है इतनी बात? ये तो एक बात हो गई। अगर यही क्वेश्चन में मान लो सपोज ये क्वेश्चन में ऐसे हो जाए कि a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 के, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन में c2 के। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये दोनों तो इक्वल हो जाए, पर यहाँ तीसरा इक्वल, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ कुछ और आ गया, अभी करके दिखाएंगे। तो आपको बोलना है कि ये पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर। चेक करने के लिए होगा क्वेश्चंस। तीसरी बात और आखिरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 इक्वल हो जाए c1 अपॉन में c2, यानी कि अगर अब आपके पास तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाए, आपकी इक्वल हो जाए, तो आपको बोलना है कि ये क्या हो गया, ये हो गया कोइंसाइड। कोइंसाइड, कोइंसाइड को बोलते हैं समपाती। अब ये तो क्वेश्चन है बच्चों ये, अब इसी बात को वो आपको घुमा के पूछ सकता है, वो ये वर्ड ना बोलकर वो आपसे बोल सकता है कि ऐसा बताओ कि क्या ये कंसिस्टेंट है। तो अगर बच्चों ऐसा होगा तो आप बोलना कंसिस्टेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे संगत, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट।
क्यों हो रहा है अभी सब समझ में आएगा आपको, अभी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, अभी बस ये रूल लिख लेंगे आप पहले। ये है असंगत, इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट यानी कि संगत, यानी कि ये नियम आने आपको बहुत ज़रूरी है, ये नियम आने आपको बहुत ज़रूरी है, ये रूल्स आएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और यहाँ समझ लेंगे, अगर मैं यही बात बोलूँ कि ग्राफिकली बताओ, आप मुझे ग्राफिकली बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो मेरी बात ध्यान समझना। जैसे सपोज आपका एक ग्राफ होता है, ठीक है ना, ग्राफ होता है। अब आपके पास देख रहे हो कि दो इक्वेशन है तो दो लाइन आएगी। सपोज एक लाइन ऐसे चली गई और दूसरी लाइन ऐसे चली गई, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, काटा ना, इसका मतलब इन्होंने क्या करा, इंटरसेक्ट किया। क्या किया, इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये क्या हुई हैं, प्रतिच्छेद हुई हैं, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, यानी उसे छू लिया उस लाइन को, तो कंसिस्टेंट का मतलब संगत। अगर यही क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता, सपोज एक लाइन यहां जा रही है और दूसरी लाइन यहां जा रही है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इस लाइन को आप बोलेंगे पैरेलल यानी कि समांतर। और जब ये समांतर है तो क्या बोलोगे आप इसको, इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है वो आपको देखना है, वो ये पूछ रहा है वो या ये पूछ रहा है। तीसरी बात क्या है बच्चों, तीसरी बात ये है कि जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो तो एक लाइन तो ये रही, ये पॉइंट यहाँ है मान लो, दूसरी प्लॉट किया तो वो भी सपोज इसी के ऊपर आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर ही आ गई दूसरी लाइन भी, तो इसका ऐसा भी सिचुएशन मिलेगी, तो इसका मतलब भी हो गया कंसिस्टेंट, यानी कि आप इसे बोलेंगे कॉन्साइड यानी संपाती यानी कि संगत, और ये क्या है, असंगत। क्वेश्चन ने आपको आगे बोला गया है कि आप ग्राफिकली बताइए, और जब ग्राफिकली नहीं बोला हो तो आप इस तरह से फॉर्मूला आगे बताएंगे। एक क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर आप क्वेश्चंस को खुद करेंगे। ये फॉर्मूले बच्चों आप पूरे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चंस हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास बुक्स हैं वो तो बुक्स में से करेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्या ये प्रतिच्छेद कर रही है, क्या ये पैरेलल समांतर है, क्या ये कौन साइड है, यानी कि क्या ये संपाती है। तो आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, आप उठाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, उस क्वेश्चन कैसा भी लिखा हो आप उसको इस फॉर्म में लेके आओगे, मेरी बात ध्यान देना। यानी अगर कभी उस तरफ लिखा होगा तो आप उसको इधर लेके आएंगे, पहले उसके बाद ए बी सी की वैल्यू को जांचेंगे, उसके बाद वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू ही बताएगी आपको कि क्या वैल्यू होगी, क्योंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 को तो आपको लेना पड़ेगा ना। अब ऐसे मैं यहाँ इस क्वेश्चन को देखूँ तो देखिए ध्यान से, A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6, C1 क्या है 8 और C3 क्या है -9। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में आसानी से ऐसे बोल सकता हूं बच्चों। देखो कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे कि 5 अपॉन में 7 इक्वल -4 अपॉन में 6। मैं इसे काट पीट करता हूं तो भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देखिए इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो साइड में ऐसे लिख दूंगा कि A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। ऐसे प्लस माइनस के साथ लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे, नहीं आएगा तो आप बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इनको कंपेयर करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मतलब ये संगत है या असंगत। आप देखिए ध्यान से, A1 A2 B1 B2, अब इसको आप इधर ले आएंगे तो C1, इसको भी इधर ले आएंगे तो C2, उसके बाद फिर आप ऐसे रखकर चेक कर लेंगे फॉर्मूले में कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसे बताना है कि कौन सा संगत है, लेकिन कैसे बताना है, ग्राफिकली बताना है, यानी कि आपको पहले ग्राफ बनाना है फिर बताना है। तो ग्राफ बनाना तो आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया मैंने, इन दोनों का ग्राफ प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो आप देखेंगे क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप उसका आंसर दे देंगे। क्लियर है। आगे देखिए,
अब ये है क्वेश्चन आपकी किताब का, देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि और इसका ये हाफ पैरामीटर 36 दिया हुआ है। कह रहा है कि जो आयत है उसकी जो लंबाई है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, और अगर उसका पैरामीटर भी नहीं, हाफ पैरामीटर 36 है, तो बताइए डायमेंशन क्या हुई गार्डन की। तो सपोज आपने लिख दिया लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लिया, x मान लिया, x मीटर, और ब्रेथ को क्या मान लिया, आपने ब्रेथ को मान लिया उसकी y मीटर। क्लियर है इस चीज़ को। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, मेरी बात जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो लेंथ है ना उसकी, लेंथ जो है यहाँ देखिए, कहता है यहाँ पर कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ, यानी जो लेंथ है ना ये जो x है, ये जो लेंथ है ये उसकी वेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। आप इसको ना बहुत ही इजी वे में ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा आसानी तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है इसकी, आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसको x और y छोड़िए, आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, माना लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने क्या करा, इसकी ब्रेथ मान ली, रेक्टेंगल की कितनी मान ली, x मान ली, और लेंथ के लिए क्या बोला है इसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसने साफ साफ बोला है कि जो इसकी चौड़ाई है उससे 4 ज़्यादा है, तो चौड़ाई से 4 ज़्यादा कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया द हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, आपको कितना दिया हुआ है 36। पैरामीटर तो होता है बच्चों 2 इंटू में l प्लस बी, लेकिन यहाँ पर हाफ बोला है तो इसलिए बट्टे में 2 कर दीजिए आप, क्योंकि हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लेंथ क्या है x प्लस 4, ठीक है, ब्रेथ क्या है ओनली x, इक्वल टू में 36। अब ये x और ये x मिलके 2x हो गया प्लस 4 इक्वल टू में 36, तो 2x इज इक्वल टू में 36, ये हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो 2x इज इक्वल टू में 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 मीटर, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है 16 मीटर। तो लंबाई यानी कि लेंथ कितनी होगी 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है गिव द लीनियर इक्वेशन, आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर इक्वेशन, आपको एक ऐसा इक्वेशन अपने आप क्रिएट करना है जो प्रेजेंट करे कि वो इंटरसेक्टिंग है, वो पैरेलल है, वो कोइंसाइडेंट है। यानी कि एक इक्वेशन बच्चों आपको दे रखी है यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0, और दूसरी आपको यहाँ पर अपने आप एज्यूम करनी है, सपोज मैंने मान लिया 5x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू में 0। अब इस वैल्यू को देख के आप देखिए ध्यान से कि ये सेटिस्फाई कर तो रही है इसको, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग है, ऐसा अपनी मर्जी से मानना है। अब एक इक्वेशन आपको इन्होंने दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू में 0, तो दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से माननी ताकि ये क्या हो जाए, ये आपके पैरेलल हो जाए। तो आपने माना 4x प्लस 6y, यहाँ मान लिया माइनस का 9, तो क्या देखो कर तो रहा सेटिस्फाई, 2/4 इक्वल टू में 3/6 इक्वल नहीं है माइनस 8/-9 के, तो कंडीशन सेटिस्फाई तो हो गई। देखिए मेरी बात समझ रहे हो। ये तीसरा क्या है, आपने अपनी मर्जी से मानना है, यहाँ पे फिर दोबारा वही बात है स्पष्ट, तो आपने मान लिया 4x 6y माइनस 16, तो लीजिए सेटिस्फाई हो रहा है। ये इक्वेशन जो मानी है आपने इसका ये आंसर है, कोई कुछ भी मान सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 3/6 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में माइनस 16, इससे कट गया। आप देखिए ध्यान से 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 8 1 8 8 2 16, तीनों इक्वल आ गया, हो गई। तो ये अपनी मर्जी से करना। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, इसको आप लॉक कर लीजिए, 100% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली है, कैसे करना है समझेंगे ध्यान से। वैसे तो आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक होता है, और अगर ट्रायंगल बन रहा है और जो ट्रायंगल बन रहा होगा x एक्सिस पोर्शन पर, उसको आपको शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना कैसे है ये देखिए, आपने पहले तो इसके ग्राफिकली वैल्यू निकाल ली है। तो वैल्यू की देखिए कैसे आया, आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, आपने 2 वैल्यू यहाँ से बहुत ही अच्छे से निकाला, जो कि आपको अगर आता है तो आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद ही करिए, उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो x
इक्वल टू में ये जब उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू आप रखना, आपने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। आपने सपोज y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 0 इक्वल टू में -1 आ गई। आपने पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू यहाँ पर सपोज आपने यहाँ पर क्या रखी, 1 रख दी। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 1 इक्वल टू में 0। तो ये दो वैल्यूज़ तो आपके पास आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है आपके पास, 3x + 2y - 12 इक्वल टू में 0। ये दूसरा केस है आपके पास। अब इस दूसरे केस के लिए फिर आपने वही बॉक्स बनाया और अब आपने इसे सॉल्व किया तो लिखा 3x इक्वल टू में, ये जब उस तरफ जाएगा तो 12, ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2y, तो x इक्वल टू में 12 - 2y अपॉन में 3 इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट तो ये थी बच्चों, इक्वेशन सेकंड ये थी। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ y का मान रखना है, आपने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ y, आपने 0 ले लिया सपोज, तो 0 लिख दिया आपने, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 0 लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, x इक्वल टू में 12 - 2, देखिए 12 - 2 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन में 3, तो 12 भी तो बचेगा, जब 12 में 0 जाएगा अपॉन 3 तो कितने आया वैल्यू, 4 आई, तो आपने यहाँ पे 4 रख दिया। अब आपने कहा कि ऐसा करते हैं हम यहाँ पे y की वैल्यू, y का मान 3 रखते हैं। आप कुछ और भी रख सकते हो, तो x क्या आ जाएगा, 12 - 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 3, तो 12 - 6 अपॉन में 3, तो 6 अपॉन में 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो y का मान अगर आपने 2 रखा, y का मान अगर आपने 3 रखा ना, तो x कितना आया, 2 आया। अब इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्लॉटिंग करूँगा, आप देखेंगे ध्यान से कितना आसान ग्राफ बनेगा। बहुत ही अच्छे से समझना है आपको ये, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप अगर ग्राफ पेपर पे करें तो और वैल्यूएबल होगा आपके लिए, और आपको अच्छे से ग्राफ पेपर यूज़ करना भी आएगा। 0, अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, -1 -2, अब मेरे पास ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं, इसको आप जरूर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x डैश y और ये y डैश, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उस पर विचार करना है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन x की, लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये कहता है x की वैल्यू -1, तो -1 है, और y की वैल्यू 0, तो आप यहीं रह गए। ठीक है, फिर x की वैल्यू 0 यानी कि 0 है, आप ना इधर गए ना इधर गए, और y की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ आ गए। अब आपने इस वाली लाइन को इस तरह से खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर, समझ में आ रही है सबको। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, देखिए ध्यान से, इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, फिर अब क्वेश्चन कहता है अगला, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आप 4 के पास गए, x की वैल्यू 4 गए, और क्या कह दिया, 0 कह दिया, y 0 यानी ऊपर गए ना नीचे गए, वहीं रह गए। फिर कहता है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ चले गए, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, यहाँ चले गए। अब आपने इसको मिला दिया इस तरह से, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आपने कर लिया इस तरह से। अब इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है वो देखिए आप, बड़ी बारीकी से क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि अब आप ये बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब क्वेश्चन में एक बात भाई ध्यान देना अच्छे से, कि क्वेश्चन ने कहा है कि x एक्सिस, हो सकता है कि ये इसने पॉजिटिव एक्सिस के बारे में बोल रखा, वैसे तो ये पूरा पोर्शन ही साइड होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव में आता है ना, ट्रायंगुलर पोर्शन बोला है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पोर्शन को ही सॉल्व करना है बच्चों। देखो, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्होंने बोला है बस कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिकुलर ट्रायंगल को आपको फॉर्म शेड करना है जो एक्स एक्सिस से बनती है। तो एक्स एक्सिस ये पूरी है, और ट्रायंगल कहाँ बन रहा है आपके पास, ट्रायंगल ये पूरा पोर्शन बन रहा है आपके पास। देखिए ये पूरा पोर्शन, तो आपने लिखा है इस तरह से ये पूरा पोर्शन आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा पोर्शन आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, बन गया। नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताने, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ध्यान से, x 2 है और y कितना है 3, तो आपने बोला 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x -1 है और y क्या है 0।
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x 4 है, y क्या है 0। तो दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, क्वेश्चन है कि इफ द फॉर्म लाइन x एक्सिस पर, तो x एक्सिस ये पूरा बोला है तो पूरे में आ गया, ठीक है। शेड करना है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर को शेड कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एक नई चीज और पूछ सकता है बच्चों, ये तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये तो आपने फॉर्म कर दिया और इसके आंसर बता दिए, कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू बता दी, y की वैल्यू बता दी और आपने इसकी वैल्यू बता दी, यानी a b c ये तीनों बता दिया और शेड कर दिया आपने पूरा। इसको शेड पूरा करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसने ट्रायंगल तो यहाँ बन नहीं रहा ना बच्चों, ट्रायंगल बोला है। अब क्वेश्चन नई बात क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे नई बात ये कह सकता है कि एरिया निकालो इसका। अगर मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दे और बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप जानते हो क्या होता है एरिया, 1/2 बेस इनटू में हाइट, ये बात समझ पा रहे हो आप। तो अब इसकी बेस तो ये हुई ना बच्चों, तो बेस में आपको ये नेगेटिव नहीं लिखना है, एक पोर्शन 2 3 4 5, तो बेस में क्या हो जाएगा इसके पास 5 यूनिट हो जाएगा। और ये हाइट में कितना होगा, देखिए ध्यान से 1 2 3, तो हाइट में कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे वो नई बात और पूछ ले, तो इस तरह से करना है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, क्वेश्चन यहाँ कहता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन शेड होता, मेरी बात समझ रहे हो, बात को ध्यान देना इस चीज को, वाई वाला पोर्शन ये है, एक्स वाला पोर्शन ये एक्स एक्सिस का है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इस तरह के। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी रिफ्रेशमेंट है उसमें से आप करिए। और ये है आपका क्वेश्चन, बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन की यहाँ पे थोड़ी बातें चेंज करें, जैसे मैं बताया, अभी एरिया बोल सकता है, ऐसे ए बी सी के कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, तो इस कोऑर्डिनेट को आप लास्ट में ना ऐसे आंसर में लिख के ही बताओगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना, इसको आंसर दोगे कि उसने जो पूछा है कि कोऑर्डिनेट ए बी सी, ऐसे बताना पड़ेगा आपको कि ए की वैल्यू है 2,3, बी का पॉइंट है -1, और सी की वैल्यू है 4, ये नहीं कि खाली यहाँ लिख के, क्योंकि उसने तो आपसे पूछा है तो उसको आंसर आपको देना पड़ेगा। ये है मेरा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आपके समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से क्वायरीज होती हैं तो आप कमेंट सेशन में लिखेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट कराऊंगा। आप ऐसे भी कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगले लेक्चर में हम 3.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।